अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किए जाने की तैयारी है। इस मामले में सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी लपेटे में आएंगे। क्यों वसूली की रकम को देशमुख दिल्ली की 11 फर्जी कंपनीज के सहारे इधर उधर करते हैं और इन कंपनीज से अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का करीबी नाता रहा है। गैर कानूनी रकम के लेन देन का काम वही किया करता था। देशमुख मामले में प्रवर्तन निदेशालय को उनके द्वारा एक बड़ी रकम के अनधिकृत लेन देन के सबूत मिल रहे हैं। अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों की रिमांड के लिए अदालत को दिए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि देशमुख की अध्यक्षता वाले एक ट्रस्ट को दिल्ली स्थित फर्जी कंपनीज के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए दान स्वरूप भेजे गए। इससे पहले इन कंपनीज को ये राशि हवाला के जरिए भिजवाई गई। देशमुख को मुंबई में ये पैसा विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार्स से वसूली के लिए प्राप्त हुआ था। ये वसूली देशमुख के निर्देश पर मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाझे ने ये कहकर की थी कि ये पैसा नंबर 1 यानी गृह मंत्री को जाएगा। सचिन वाझे ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उसे गृह मंत्री की तरफ से मुंबई के उन बारों की सूची दी गई थी जहां से वसूली की जानी थी। वाझे ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच विभिन्न बार्स के करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले और 2 किश्तों में देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को दिए। कुंदन शिंदे और देशमुख के पुत्र ऋषिकेश देशमुख के जरिए ये राशि दिल्ली स्थित 11 फर्जी कंपनीज को हवाला के जरिए भिजवाई गई। यहाँ 4 करोड़ 18 लाख रुपए देशमुख की अध्यक्षता वाले श्री साईं शिक्षण संस्थान नामक ट्रस्ट को भेजे गए। ईडी ने इन 11 फर्जी कंपनीज की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। दिल्ली स्थित इन कंपनीज का कोई कारोबार नहीं है। इनका इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए किया जाता रहा है। गिरफ्तार किए गए देशमुख के 2 सहयोगियों कुंदन शिंदे एवं संजीव पलांडे पर ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। माना जा रहा है कि यदि ईडी के सामने अनिल देशमुख ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब न दे सके तो उनकी बड़ी राशि के अनधिकृत लेन देन के मामले में उनके विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अनिल देशमुख पर शिकंजा कसने के लिए ईडी एक एक कदम सोच समझकर बढ़ा रही है। ईडी के अधिकारी 2 बार तलोजा जेल में बंद सचिन वाझे से मिलकर उसका बयान दर्ज कर चुके हैं। वाझे ने स्वयं एनआईए कोर्ट के लिखे अपने हस्तलिखित पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाकर हर महीने बार एवं रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। वाझे ईडी को उन ऑर्केस्ट्रा बार्स की सूची भी दे चुका है जहां से उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल कर देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को दिए। ईडी के अधिकारी पैसा देने वाले बार मालिकों का भी बयान दर्ज कर चुके हैं। साथ ही वे दिल्ली स्थित उन कागजी कंपनीज के मालिकों का भी बयान दर्ज कर चुके हैं जिनसे हाल के दिनों में 4 करोड़ 18 लाख रुपए देश के ट्रस्ट में आए। ईडी ने 25 जून 2021 को अनिल देशमुख के करीबी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रित की जाने वाली 6 कंपनीज के डायरेक्टर्स एवं शेयर धारकों के मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद आदि के 6 ठिकानों पर छापे मारे और कई लोगों के बयान दर्ज किए। ईडी को पता चला कि इन फर्जी कंपनीज को स्थापित करने एवं उन कंपनीज से पैसों का अनधिकृत लेन देन करवाने में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माना जा रहा है कि एक बार देशमुख पर शिकंजा कसने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ऋषिकेश देशमुख सहित अनिल देशमुख के अन्य सहयोगियों से भी पूछताछ शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करवाने से लेकर शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती देने तक ममता बनर्जी की एक छटपटाहट साफ दिखती है। वह छटपटाहट ये है कि कैसे भी उन्हें विधानसभा की सदस्यता मिल जाए और सीएम की उनकी कुर्सी बची रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने इतने पंगे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से ले रखे हैं कि कहीं से मदद की उम्मीद करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यही तो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने चुनाव आयोग पर कोरोना को फैलाने का आरोप लगाया था, चुनाव पर की गई मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का समर्थन किया था। अब जब चुनाव आयोग ने सारे चुनाव रद्द कर दिए हैं तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि जल्द ही चुनाव हो जाएं। कई तरह की मुश्किलों के पहाड़ पर बैठी ममता बनर्जी को 4 नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। उन्होंने अपने लिए एक सीट भी खाली करा ली है, लेकिन सदस्य तो वो तब बन पाएंगी जब तय अवधि तक चुनाव हो सके। कोरोना की वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सारे चुनाव स्थगित कर रखे हैं। चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी ये कहा नहीं जा सकता। ममता की मुश्किल ये है कि अगर आयोग की रोक नवंबर तक खिंच गई तब क्या होगा। बंगाल बीजेपी के नेता मजे भी ले रहे हैं, कह रहे हैं जब आयोग चुनाव करा रहा था
तब तमाम राजनीतिक दल आयोग पर लोगों की जान से खेलने का आरोप लगा रहे थे। अब जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चुनाव कराने से किसी की जान को खतरा नहीं है, तो वह चुनाव कैसे करा सकता है। ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद वाला रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने विधानसभा के जरिए प्रस्ताव पास कराया कि राज्य में विधान परिषद का गठन हो, लेकिन बगैर लोकसभा की स्वीकृति के ये हो नहीं सकता और केंद्र सरकार के साथ उनके जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें ये मुमकिन ही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2019 को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्हें 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना था। उनके लिए तसल्ली की बात यह थी कि महाराष्ट्र में विधान परिषद है और उसकी 7 सीटों के लिए अप्रैल 2020 में चुनाव होने थे। उद्धव ठाकरे का प्लान ये था कि वह विधान परिषद चले जाएंगे। तभी कोरोना की पहली लहर आ गई और चुनाव स्थगित हो गए। तब उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ गई थी। कैबिनेट ने उन्हें मनोनयन कोटे वाली सीट पर राज्यपाल से मनोनीत करवाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राज्यपाल ने उसे भी रोक दिया। एक तरह से उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की नौबत आ पड़ी। वह तो उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते और शरद पवार की मध्यस्थता ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया। बीजेपी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और चुनाव आयोग ने विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए मई महीने में विधान परिषद का चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया और उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन ममता के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत मार्च महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन तो गए, लेकिन वह भी विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। उत्तराखंड में भी विधान परिषद नहीं है। तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य बन जाना है। उनके लिए भी विधानसभा की सीट तलाश ली गई है, लेकिन मुश्किल यही है कि चुनाव पर आयोग की रोक है। अगर उनका उपचुनाव नहीं हो पाया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये इस्तीफा बीजेपी इसलिए नहीं चाहेगी क्योंकि उत्तराखंड में फरवरी मार्च महीने में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में उसे कोई नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। इस वजह से बीजेपी नेतृत्व की कोशिश चल रही है कि सितंबर तक उपचुनाव हो जाएं। वह चुनाव आयोग को तर्कों के जरिए रोक हटाने को राजी कर रहा है। अब अगर तीरथ सिंह रावत के लिए उपचुनाव कराने को आयोग ने रोक हटाई तो उसे ममता के लिए भी रोक हटानी ही होगी। आयोग के लिए ऐसा मुनासिब ही नहीं होगा कि वह किसी एक राज्य के सीएम के लिए उपचुनाव कराएं और दूसरे राज्य के सीएम के लिए न कराएं। इसी वजह से ममता और टीएमसी तीरथ सिंह रावत से पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्हें यकीन है कि अपने सीएम की कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी चुनाव पर लगी रोक हटवाने का रास्ता जरूर निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले शादी फिर धर्म परिवर्तन का खेल कश्मीर में पहुंच गया। 2 सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला इतना तूल पकड़ा कि श्रीनगर से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। सिख समुदाय के लोगों ने कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कश्मीर में आए दिन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कभी अपहरण, कभी दबाव बनाकर तो कभी बहला फुसलाकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हालांकि लड़कियों का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है और इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई है। ताज़ा घटना के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा अगले ही दिन कश्मीर चले गए और वहां विशाल जुलूस निकाला। सिखों ने हिंदू समुदाय से भी घाटी में अल्पसंख्यकों पर इस्लामी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में मदद की मांग की है। वो हिंदुओं को याद दिला रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र समेत अन्य जगहों से हिंदुओं की वापसी में सिखों ने मदद की। वहीं हिंदू समुदाय का कहना है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसी ही साजिश लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि सिरसा लव जिहाद को लेकर अपने एक पुराने बयान पर बुरी तरह से घिर गए हैं। असल में कश्मीर के बडगाम जिले और राजधानी श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में अलग अलग सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। आरोप है कि बडगाम की 18 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर बडगाम के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष संतपाल सिंह ने बताया कि 18 साल की सिख लड़की को लालच देकर फंसाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वहीं श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में 22 वर्षीय सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। बताया जाता है कि लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के शादी समारोह में शिरकत करने गई और लापता हो गई। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इन घटनाओं के बीच रविवार को कश्मीर पहुंचे और वहां प्रदर्शन की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सिख युवतियों के धर्म परिवर्तन करवाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 4 सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। सिरसा ने कहा कि बच्चियों को गन पॉइंट पर उठाकर उनसे जबरन धर्म बदलवाया जा रहा है और 50-50 साल के बुढ़ों के साथ उनका निकाह करवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों के साथ बच्चियों की शादी करवाई जाती है, सिरसा के नेतृत्व में
उन स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। इस मौके पर सिरसा ने आक्रोश भरे लहजे में स्थानीय मुल्ला मौलवियों को चेतावनी दी कि वो अपने समुदाय के लोगों को सिखों से नजर हटाने को कहें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि ये सीधा साधा लव जिहाद का मामला है। उनकी अगुवाई में हुए प्रदर्शन के दौरान लव जिहाद के खिलाफ नारे लगाए गए। उधर बड़गाम SGPC के अध्यक्ष संतपाल सिंह ने भी कहा कि कोई प्रेम प्यार का मामला नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर लव जिहाद है। सिरसा ने कश्मीर में अदालत से लेकर प्रशासन तक सभी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अदालत भी मुसलमानों का ही पक्ष ले रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट को घेर के रखा तो रात 10:30 बजे पुलिस ने मजबूरन बच्ची को वापस दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है, ये हर दिन हो रहा है। स्थानीय सिख कह रहे हैं कि उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि अंतर धार्मिक विवाह के कानून को लागू किया जाए ताकि इस तरह की घटना पर रोक लगाई जा सके। ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उधर संतपाल सिंह ने प्रशासन पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मामले में SP ने लिखित में आश्वासन दिया था कि लड़की को खोजकर परिवार को दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट का आदेश भी उनके खिलाफ आया। उन्होंने बताया कि जज ने मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला किया और लड़की को उसे ही सौंप दिया, जो एक तरह का अन्याय है। बहरहाल कोर्ट ने युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। सिरसा ने कश्मीर में धर्म परिवर्तन के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि श्रीनगर में सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके हालात पर करीबी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश में सबसे ज्यादा सहकारी बैंक महाराष्ट्र में ही हैं और इन सब पर शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं का कब्जा है। उद्धव ठाकरे के CM बनने के बाद एक के बाद एक सहकारी बैंक डूबने लगे। उनके साथ गरीबों की कमाई भी डूबने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन बैंक्स पर कुछ गिने चुने लोगों का ही कब्जा है और वे अपनी मर्जी से इन्हें हाँकते हैं। इसी वजह से बैंकिंग घोटालों की शुरुआत हुई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है। लगातार डूबते हुए सहकारी बैंकों को बचाने के लिए अब सरकार ने ऐसा फैसला किया जिससे शरद पवार को जोरदार झटका लगना तय है, क्योंकि इस फैसले से सहकारी बैंकों पर उनका कब्जा अब खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो इसका असर उनकी पार्टी पर ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में शीर्ष पदों पर अब से सांसद, विधायक और नगर निगम के प्रतिनिधि शहरी सहकारी बैंकों के MD या पूर्णकालिक निदेशक नहीं बन सकेंगे। RBI के इस फैसले से साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्ट नेताओं की काली छाया सहकारी बैंकों पर पड़े। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकिंग का बड़ा विस्तार है। भारत का 1/3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में है, जिनमें 2,93,000 करोड़ का डिपॉजिट है। शरद पवार की पार्टी का इस बैंकिंग प्रणाली पर कब्जा है, अतः वह नहीं चाहती कि सरकार कोई भी सुधार लागू करे। यही कारण था कि शरद पवार ने स्वयं प्रधानमंत्री से इस बदलाव को रोकने के लिए कहा था। साथ ही NCP ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया। RBI ने यह भी नियम बनाया है कि व्यापारियों और किसी कंपनी में प्रभावी या उससे जुड़े हुए लोगों को भी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होने से रोका जाए। RBI की कोशिश है कि नेताओं, व्यापारियों और बैंकिंग सेक्टर की मिलीभगत से होने वाले घोटालों को रोका जा सके। सहकारी बैंक, चाहे वह एक राज्य के हों या बहुराज्य वाले हों, दोनों को इस नियम के दायरे में लाया गया है। RBI ने बैंकिंग सेक्टर में CEO और पूर्णकालिक निदेशक बनने के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया। RBI ने इन दोनों पदों के लिए उम्र की सीमा तय कर दी है। CEO की न्यूनतम आयु 35 साल से कम और अधिकतम आयु 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी व्यक्ति बैंक के MD और पूर्णकालिक निदेशक के पद पर 15 साल से अधिक समय तक नहीं रह सकता। साथ ही अब इन बैंक्स में MD और पूर्णकालिक निदेशक बनने के लिए व्यक्ति का स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर उनके पास वित्तीय योग्यता जैसे CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA या बैंकिंग या कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट की डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। साथ ही सहकारी बैंकों में शीर्ष पद उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास बैंकिंग सेक्टर में मध्यम या वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन का कम से कम 8 साल का अनुभव हो। 2019 में सहकारी बैंक में होने वाले घोटालों की बड़े पैमाने पर चर्चा तब शुरू हुई जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया। इस बैंक के निदेशक ने बैंक के फंड को रियल एस्टेट की कंपनी को दे दिया था। बैंक ने कर्ज की जानकारी छुपाई और लगातार फंड डाइवर्ट होने के कारण बैंक घाटे में चला गया। इसके बाद 2020 में सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 मल्टी स्टेट सहकारी बैंक केंद्र की देखरेख में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, प्रवीण दारेकर सहित तमाम नेताओं ने इतना जोरदार हल्ला बोला कि उद्धव ठाकरे सरकार की चूल्हे हिल गई। बीजेपी के तेवर देख शिवसेना में बड़ी खलबली मच गई जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि सत्ता मेरे हाथ में दीजिए, मैं 3 से 4 महीने में ओबीसी समाज को आरक्षण दिलवाऊंगा, वरना राजनीति से संन्यास ले लूंगा। फडणवीस जैसे संघर्षशील नेता के इस बड़े बयान के बाद ओबीसी की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। रही सही कसर पंकजा मुंडे ने यह कहकर पूरी कर दी कि जब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो जाता वो चुनाव नहीं होने देंगी। इसी वजह से बीजेपी और फडणवीस के खिलाफ टिप्पणी करने वाले संजय राउत को मामले की गंभीरता समझ में आई और उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस को संन्यास नहीं लेने दूंगा। वो एक जुझारू नेता हैं और उनकी महाराष्ट्र को जरूरत है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना महाराष्ट्र पर अन्याय होगा। मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जुझारू नेता हैं, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सहयोग करना चाहिए। संन्यास लेने जैसी बातें करना ठीक नहीं। उन्हें बीजेपी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। असल में महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार ने ओबीसी आरक्षण की घोषणा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। लेकिन मामला यही नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने जानबूझकर चुनाव को तब तक रोके रखा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज नहीं कर दिया। यही और इसी बिंदु पर उद्धव सरकार की नीयत पर सवाल उठे कि यह सब उन्होंने जानबूझकर किया ताकि ओबीसी समाज को इसका फायदा नहीं पहुंच पाए। अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसमें एमवीए की सियासत डगमगा गई है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया है। तीनों ही दल स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार कमान मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलाई जा रही है। ऐसे में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। शिवसेना बीजेपी की सरकार में भी इस प्रकार की तकरार होती थी, उसके बाद भी वह सरकार 5 साल तक चली। इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार भी अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने अब तक केंद्र सरकार को 3 पत्र भेजे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ममता बनर्जी किसी कीमत पर जगदीप धनखड़ की बंगाल से विदाई चाहती हैं। वजह यह है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार राज्यपाल के निशाने पर रहती है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा के बाद तो ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच की तल्खी काफी बढ़ गई है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने पता नहीं कहां से झाड़ पोंछ कर जैन हवाला केस का मामला उठाया और कह डाला कि इसमें जगदीप धनखड़ भी शामिल थे। वे भ्रष्ट हैं। चार्जशीट में इनका भी नाम है, लेकिन पलटकर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को साफ कर दिया कि नाम ना तो किसी चार्जशीट में है और न था। सीएम ममता बनर्जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्यपाल यानी जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलकों में भूचाल आना तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता से पूछा गया कि उन्होंने गवर्नर के खिलाफ उन्हें हटाने को लेकर पहले से लिखे गए 3 लेटर के अलावा कोई नई अपील या कोई नया लेटर लिखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें एक पत्रकार ने सारी डिटेल भेजी है कि गवर्नर का नाम हवाला जैन मामले में भी था। ममता ने आगे कहा कि मामला कोर्ट पहुंचा और फिर PIL दाखिल की गई और अभी भी वह लंबित है। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने झल्लाते हुए आगे कहा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करें। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को क्यों बढ़ावा दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को अगर हवाला जैन मामले का पता नहीं है तो मैं खुद कहती हूं कि चार्जशीट निकालिए। उस चार्जशीट में उनका नाम था या नहीं था ये साफ हो जाएगा। ममता ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले आपने उसे मैनेज किया, फिर कोर्ट केस हुआ और अभी तक उस कोर्ट केस का फैसला नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में कोई कोर्ट से स्टे नहीं लिया क्योंकि वहां कोई चार्जशीट नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।